जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। इस क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर दिए थे और ये आपका लास्ट मॉडल पेपर रहेगा और इसका जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। किसका सिलेबस कंप्लीट हो गया सर? तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में आपका एग्जाम होने वाला है माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हिंदी का, ठीक है ना। SE2MWCH ये आपका पेपर कोड था, ठीक है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है इस क्लास के पीछे और आपके सिलेबस के पीछे, ठीक है ना। चलिए इसमें देखें, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि क्लस्टर का आकार बढ़ता है तो को चैनल इंटरफेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि क्लस्टर का आकार बढ़ेगा ना तो जो को चैनल इंटरफेस होता है ये इंटरफेरेंस घट जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपसे पूछा गया है, एक पारंपरिक सेल साइट की संरचना में शामिल मुख्य घटक क्या है। इसमें मुख्य घटक एंटीना टावर होते हैं, ठीक है ना। पारंपरिक सेल साइट में बेस ट्रांसमीटर स्टेशन होता है, पावर बैकअप सिस्टम, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, किस जनरेशन में LET यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन तकनीक को पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था 4G जनरेशन में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है, एक बड़े सेल को छोटे छोटे सेल्स में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे नेटवर्क की क्षमता बढ़ती है। तो इसे सेल स्प्लिटिंग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सेल स्प्लिटिंग के बाद बने नए छोटे सेल्स को क्या कहा जाता है। तो इन्हें माइक्रो सेल्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है सेल सेक्टरिंग, ठीक है ना। सेल सेक्टरिंग में अमनी डायरेक्शनल एंटीना को बदलकर किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डायरेक्शनल एंटीना का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, सेल को आमतौर पर कितने डिग्री के सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। तो सेल को आमतौर पर कितने डिग्री सेक्टर्स में विभाजित किया गया, ये पूछा है ना। तो 120 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है, सेलुलर नेटवर्क में पावर कंट्रोल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है इंटरफेरेंस को कम करना और मोबाइल की बैटरी का लाइफ बचाना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है, सेल सेक्टरिंग का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ है को चैनल इंटरफेरेंस में कमी आना, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अगर सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, सारे क्लासेस से आएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं किस प्रकार के ये पेपर बनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वैसे आपके जितने भी सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेरे हिसाब से पेपर बनाया जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब किसी क्षेत्र में ट्रैफिक घनत्व यानी जो ट्रैफिक डेंसिटी है यह बहुत अधिक हो जाता है तो क्षमता बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो सेल स्प्लिटिंग को कम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया है, नियर फॉर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो डायनामिक पावर कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा गया है, ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है ना। ACI का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है। तो उपाय किया जाता है हाई क्वालिटी फिल्टर का उपयोग और चैनलों के बीच गार्ड बैंड रखना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है, सेलुलर सिस्टम में क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे आसान और सीधा तरीका क्या है। तो नए स्पेक्ट्रम या फिर फ्रीक्वेंसी को जोड़ना या मौजूदा स्पेक्ट्रम को बेहतर उपयोग करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, TDMA तकनीक में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को चैनल कैसे आवंटित किया जाता है। तो इसमें अलग अलग टाइम स्लॉट दे करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि CDMA तकनीक का मुख्य आधार क्या है। इसका मुख्य आधार होता है अद्वितीय कोड अनक्यू कोड का उपयोग करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, इसमें पूछा गया है, किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक में उपयोगकर्ता एक ही समय पर और एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकते हैं।
तो CDMA में काम कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा गया है FDMA में दो पड़ोसी चैनलों के बीच टकराव को रोकने के लिए छोड़े गए खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे गार्ड बैंड कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि TDMA में दो समय स्लॉट के बीच टकराव से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो गार्ड टाइम का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है CDMA में किस प्रकार के कोड्स का उपयोग किया जाता है ताकि यूजर्स के सिग्नल आपस में न टकराएं? तो ऑर्थोगोनल कोड्स का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है GSM मोबाइल सिस्टम मुख्य रूप से किस तकनीक का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन उपयोग करता है? तो यह FDMA और TDMA दोनों का उपयोग करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है FDMA और TDMA में मुख्य अंतर क्या है? इसके बीच में अंतर है, FDMA बैंडविड्थ को विभाजित करता है जबकि TDMA समय को विभाजित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है CDMA तकनीक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो स्पेक्ट्रम को फैला देती है? तो इसे स्प्रेड स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें पूछा गया है जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो बिना कॉल कटे कनेक्शन ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैंड ऑफ या हैंड ओवर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है हार्ड हैंड ऑफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है ब्रेक बिफोर मेक। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 25 नंबर पूछा गया है सॉफ्ट हैंड ऑफ की मुख्य विशेषता क्या है? सॉफ्ट हैंड ऑफ की मुख्य विशेषता होती है पुराना कनेक्शन टूटने से पहले नया कनेक्शन बन जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि सॉफ्ट हैंड ऑफ मुख्य रूप से किस नेटवर्क तकनीक में पाया जाता है? तो CDMA में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है एक ही बेस स्टेशन के दो अलग अलग सेक्टर्स के बीच होने वाली हैंड ऑफ को क्या कहते हैं? तो इसे सॉफ्टवेयर हैंड ऑफ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है एक ही सेल के भीतर जब कोई चैनल बदला जाता है यानी बिना स्टेशन के, ठीक है ना, बिना बेस स्टेशन के बदले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंट्रा सेल हैंड ऑफ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है हैंड ऑफ शुरू करने के लिए मुख्य रूप से किस पैरामीटर को मापा जाता है? तो रिसीवर सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ठीक है ना, इसको मापा जाएगा। RSSI का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड का मान न्यूनतम स्वीकार सिग्नल स्तर से कैसा होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए थोड़ा अधिक, ठीक है ना, ताकि कॉल कटने से पहले हैंड ऑफ हो सके। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है बार बार होने वाले अनावश्यक हैंड ऑफ यानी पिंग पोंग इम्फेक्ट को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हिस्टेरेसिस का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया है जब हैंड ऑफ दो अलग अलग बेस स्टेशनों के बीच होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इंटर सेल हैंड ऑफ कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा गया है GSM मुख्य रूप से किस कोर नेटवर्क स्विचिंग तकनीक पर आधारित है? तो यह आपका सर्किट स्विचिंग पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें पूछा गया है GSM नेटवर्क में उपभोक्ता के वर्तमान स्थान और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाले डेटाबेस को क्या कहते हैं? तो इसे HLR कहा जाता है, होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है अस्थायी रूप से वर्तमान में आए बाहरी यानी रोमिंग उपयोगकर्ताओं का डेटा रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है चोरी हुए या अनधिकृत मोबाइल उपकरणों की पहचान यानी IMEI की जांच कहाँ की जाती है?
तो EIR में की जाती है, यानी इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है GSM आर्किटेक्चर में सुरक्षा और ऑथेंटिकेशन कुंजियों यानी कि इसको कौन संभालता है? तो इसमें संभालता है AUC यानी ऑथेंटिकेशन सेंटर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है GSM का मुख्य स्विचिंग नोड का जो रूटिंग और हैंडओवर को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो यह MSC कहलाता है, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है GSM 900 बैंड के लिए अपलिंक फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 890 से 915 मेगाहर्ट्ज होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है एक सामान्य GSM फ्रेम संरचना में कितने टाइम स्लॉट होते हैं? तो इसमें 8 टाइम स्लॉट होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर पूछा गया है BTS और BSC के बीच के इंटरफेस को क्या कहा जाता है? तो इसे एबिस इंटरफेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मोबाइल स्टेशन यानी MS और BTS के बीच के एयर इंटरफेस को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा UM इंटरफेस। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है GPRS नेटवर्क में पैकेट डेटा को मोबाइल तक भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार मुख्य नोड कौन सा है? तो SGSN है, यानी सर्विस GPRS सपोर्ट नोड। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है GPRS नेटवर्क और बाहरी पैकेट डेटा नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच गेटवे के रूप में कौन सा घटक कार्य करता है? गेटवे के बीच में GGSN कार्य करता है, यानी गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है EDGE तकनीक का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इन्हेंस डाटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा है EDGE तकनीक को सेलुलर इतिहास में क्या कहा जाता है? तो इसे 2.75G कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 46 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है GPRS की तुलना में EDGE में उच्च डेटा दर यानी हाइयर डाटा रेट प्राप्त करने के लिए किस एडवांस मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है? तो 8 PSK का उपयोग किया जाता है, यानी 8 फेज शिफ्ट कीइंग का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है GPRS का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ होता है हमेशा ऑन रहने वाला इंटरनेट कनेक्शन। GPRS, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है UMTS का पूर्ण रूप क्या है? UMTS, U यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है UMTS 3G नेटवर्क में मुख्य रूप से किस एयर इंटरफेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो WCDMA का उपयोग किया जाता है। WCDMA में क्या सर? तो वाइड बैंड CDM में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि WCDMA की चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है? तो 5 मेगाहर्ट्ज होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है 2G GSM में 3G UMTS में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था उच्च गति डेटा और वीडियो कॉलिंग सक्षम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है UMTS यानी आर्किटेक्चर में बेस स्टेशन BTS को क्या कहा जाता है? तो इसे नोड B कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है UMTS नेटवर्क में रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर यानी RNC का कार्य किसके समान होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो GSM और BSC के समान होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है WCDM में और पारंपरिक CDM में मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच में मुख्य अंतर होता है WCDM में की बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज होती है पारंपरिक रूप से, जबकि CDM में का 1.25 मेगाहर्ट्ज से बहुत अधिक होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 55 का।
चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इतने दिनों से आपने प्यार और सपोर्ट दिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को अपने परीक्षा में मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग खूब अच्छे नंबर लेकर के आएँ, ठीक है ना? खूब हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। और देखिए, मैंने आपका जो सिलेबस है ना, वो अपने तरीके से मैंने 100% दिया है, अपने तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसका पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना? एक बार भी अगर एग्ज़ाम हो जाता है और क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना, तो मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ कि वो आता ही आता है, ठीक है ना? तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है ना? चलिए, ये सिलेबस कंप्लीट है और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि यूएमटीएस कोर नेटवर्क के 2 मुख्य डोमेन कौन से हैं? इसके मुख्य डोमेन होते हैं सर्किट स्विच सीएस और पैकेट स्विच पीएस दोनों, ठीक है ना? ये दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।